डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजिशा आज आपको बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नगरीय प्रवसन के कारक, परिणाम एवं महत्व बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ नगरीय प्रवसन के कारक। भारत में अन्य देशों की तरह से नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ नगरीकरण भी तेजी आई है। नगरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामवासियों का भी योगदान है। ग्रामों से लोग नगरों में जाकर बस जाते हैं। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन करते हैं। नगरों के आसपास बसे ग्रामों से प्रतिदिन भारी संख्या में ग्रामवासी आते रहते हैं। इस प्रकार से आने वाले ग्रामीणों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। जब गांव में अकाल सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, तब भी भारी संख्या में ग्रामीण लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन करने के कारणों को दो भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत करके हम समझ सकते हैं। एक धक्का देने वाले कारक और दूसरा आकर्षक कारक। गांव से नगर की ओर प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं उन दशाओं से भिन्न होती हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर में अथवा एक देश से दूसरे देश में प्रवसन करते हैं। लेकिन ग्रामीण प्रवसन की तरह नगरीय प्रवसन में भी धक्का देने वाले कारक तथा आकर्षक कारकों का समान योगदान होता है। नगरीय प्रवसन को प्रभावित करने वाले या प्रोत्साहन देने वाली दशाओं को हम निम्न कारकों के अंतर्गत, जिन्हें मैं आपको अभी बताऊंगी, रखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक कारक मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नगर स्वयं में एक ऐसी जीवन विधि है जो दूसरे क्षेत्र के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जीवन विधि में स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक संबंध होते हैं, खुला स्तरीकरण होता है, सामाजिक चेतना, सामाजिक गतिशीलता तथा द्योतिक नियंत्रण आदि इन नगरों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। छोटे नगरों की तुलना में बड़े नगरों में ये विशेषताएं अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं। गांवों से नगर की ओर एक बड़ी संख्या में प्रवसन करने वाली निम्न जातियों के ग्रामीण लोग जब वहाँ पर जातिगत निर्योग्यताओं का शिकार नहीं होते हैं, तो ये एक उनके लिए आकर्षण का कारण होता है। इसी प्रकार खुले स्तरीकरण के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर वहाँ अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सकता है। नगरों में जनसंख्या की विभिन्नता के कारण अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे की जाति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा मनोवृत्तियों से अपरिचित होते हैं और इससे व्यक्ति अपना अधिकांश समय उपयोगी लाभकारी क्रियाओं में व्यतीत कर सकता है। सामाजिक चेतना के कारण व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के लिए भी नगरों में एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें वह अपने आप को अधिकार संपन्न महसूस करती हैं। आर्थिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक जीवन में भी प्रतियोगिता होने के कारण लोगों को अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ नगरों में प्रथाओं और परंपराओं के बंधन से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है तथा आधुनिक मूल्यों के प्रभाव के लोगों को व्यवहार के किसी भी नए ढंग को अपनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है। कहने का अर्थ है कि ये सभी वह सामाजिक दशाएं हैं जो नगरीय प्रवसन को प्रोत्साहन देती हैं। अब मैं आपको दूसरा कारक साझा करने जा रही हूँ आपके साथ, वह है आर्थिक कारक। नगरीय प्रवसन से संबंधित लगभग सभी अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश प्रावर्जक
बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर नए नगरीय क्षेत्र में जाकर बसते हैं। और ये बात आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवसन के लिए समान रूप से सच है। अधिकांश विकासशील देशों की तरह भारत में भी कृषि से प्राप्त होने वाली कम आय, व्यवसाय के सीमित अवसर हैं तथा बेरोजगारी की प्रमुख दशा है, जिनके कारण एक बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग नगर की ओर प्रवासन करते हैं। नगर की खुली हुई अर्थव्यवस्था में उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। एक नगर से दूसरे नगर में भी व्यक्ति तभी प्रवासन करता है जब उसे नए नगर में पहले की तुलना में आजीविका और सुविधाएं अधिक प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार एक देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर भी लोग तभी प्रवासन करते हैं जब वहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में अधिक आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे द्वारा दिए गए आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि नगरीय प्रवासन से संबंधित लगभग 75% पुरुष रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण ही स्थान परिवर्तित करते हैं। जिन लोगों को प्रवासन के बाद भी आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, वह पुनः अपने जन्म स्थान की ओर लौट जाते हैं। आशीष बोस ने इसे विपरीत दबाव कारक कहा है। अब मैं आपको तीसरा कारक बताने जा रही हूँ, मनोवैज्ञानिक कारक। ग्रामों से नगरों की ओर होने वाला प्रवासन तथा एक नगर से दूसरे नगर की ओर होने वाले प्रवासन को प्रोत्साहन देने में अनेक मनोवैज्ञानिक कारक भी अपना योगदान देते हैं। एक स्थान पर काफ़ी समय रह लेने के बाद भी जब व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में सुधार नहीं कर पाता, तब मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर स्थान परिवर्तन करने का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत से ग्रामीण जब गांव के परंपरागत जीवन में अपनी प्रगति को बाधक मानने लगते हैं तो वे नगरीय जीवन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। विभिन्न नगरों में आजीविका और व्यवसाय से संबंधित अवसर उपलब्ध होने के कारण यदि व्यक्ति अपनी व्यावसायिक जीवन में वहाँ जहाँ पर गांव में रहकर सफल नहीं हो पाता, तो वो समझता है कि नगर में उसे ये अवसर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे नगर में जाकर, एक नगर से दूसरे नगर में जाकर नए व्यवसाय को आरंभ करना अधिक सुविधाजनक समझने लगता है। महानगरीय संस्कृति उन लोगों को भी अपनी ओर खींचती है जो विभिन्न कलाओं में अधिक निपुण होते हैं, लेकिन छोटे नगरों में उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिल पाता है। सामान्य लोगों की ये धारणा होती है कि बड़े नगरों में प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आने से उनकी परिस्थिति ऊंची उठ सकती है। बहुत से युवक गांव से नगर में अथवा नगर से दूसरे नगर में इसीलिए प्रवास करते हैं जिससे वह अधिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें। धार्मिक कारक। इस पॉइंट को मैं भारतीय समाज के संदर्भ में आपको समझाने जा रही हूँ। नगरीय प्रवासन में धार्मिक कारकों का भी एक प्रमुख योगदान रहता है। एक सामान्य धारणा जैसे भारत में ये है कि दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है तथा विधि विधान, ईश्वर की उपासना करने तथा शुद्ध मंत्र उच्चारण में वे अधिक प्रवीण हैं और इसी के फलस्वरूप पूरे देश में जहाँ भी बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना होती है उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है और वे अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर वहाँ जाते हैं। इसी प्रकार हजारों मंदिरों में उन पुजारियों की नियुक्ति की जाती है जिनका संबंध मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, गया जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों से होता है। एक बार अपने जन्म स्थान को छोड़ने के बाद ये लोग नए नगरों के स्थायी निवासी बन जाते हैं। राजनीतिक कारक।
नगरीय प्रवसन से संबंधित सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक कारकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि नगरीय प्रवसन में राजनीतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये और एक विशेष बात यह है कि राजनीतिक दशाएं गांवों से नगर की ओर तथा राज्य के अंदर एक नगर से दूसरे नगर की ओर होने वाले प्रवसन को उतना अधिक प्रभावित नहीं करती जितना एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवसन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को प्रभावित करती है। राजनीतिक कारणों से किसी देश का होने वाला विभाजन, युद्ध की दशाएं तथा रंग भेद की नीति से अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य प्रवसन को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जब एक देश में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है अथवा युद्ध के कारण लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाता है, तब भी भारी संख्या में लोग अपने देश को छोड़कर सीमावर्ती देशों में जाकर बसने लगते हैं। यदि राज्य सरकार की अकुशलता के कारण किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है या भ्रष्टाचार बढ़ने की बहुत अधिक संभावना होती है या अर्थव्यवस्था टूटने लगती है, तब भी उन प्रदेशों से लोगों का दूसरे प्रदेशों की ओर प्रवसन आरंभ हो जाता है। अनेक दशाओं में राज्य की नीतियों से भी नगरीय प्रवसन को प्रोत्साहन मिलता है। कहने का अर्थ है कि राजनीतिक दशाएं नगरीय प्रवसन का एक प्रमुख कारक हैं। शैक्षणिक कारक। विभिन्न क्षेत्रों में आज जैसे जैसे विशेषीकरण और प्राविधिक ज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है, नगरीय प्रवसन में शैक्षणिक कारकों से प्रवसन करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ऐसे प्रवसन का संबंध युवा पीढ़ी से अधिक है। युवा पीढ़ी के सदस्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संचार, चिकित्सा, प्रबंध तथा अनेक दूसरे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के अंदर अथवा राज्य से बाहर जाते हैं और इनमें से अधिकांश व्यक्ति अपने जन्म स्थान से हमेशा के लिए अलग होकर किसी ऐसे नगर में बस जाते हैं जहां उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। देश से बाहर होने वाले प्रवसन में भी शैक्षणिक कारकों की विशेष भूमिका है। भारत में रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की मदद से जिन IIT की स्थापना हुई, उनमें प्रशिक्षित होने वाले अधिकांश युवा अपने यहाँ से यानी अपने भारत से दूसरे देश की ओर अधिक वेतन और सुविधाएं प्राप्त होने के कारण चले जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ के स्थायी निवासी बन जाते हैं। इन कारणों के अतिरिक्त भी नगरों में प्राप्त होने वाली जो नागरिक सुविधाएं हैं, वे स्वयं में एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। ये सुविधाएं छोटे नगरों की तुलना में बड़े नगरों में अधिक होती हैं और इसी आधार पर सामाजिक परिस्थितिकी के अंतर्गत नगरों के एक नए प्रकार का भी उल्लेख किया जाने लगा है, जिसे चूसक नगर कहते हैं। चूसक नगर वह नगर है जो अपने चारों ओर स्थित छोटे छोटे नगरों के लिए अपनी सुविधाओं और चकाचौंध के कारण आकर्षण का विषय होता है। छोटे नगरों के बहुत से निवासी इसी तरह के नगरों में अपनी आय का अधिकांश हिस्सा खर्च करते हैं तथा काफ़ी लोग धीरे धीरे यहाँ के स्थायी निवासी बन जाते हैं। नगरीय प्रवसन के प्रभाव अथवा परिणाम। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको नगरीकरण में वृद्धि। भारत में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा बड़े बड़े नगरों का विकास नगरीय प्रवसन का ही परिणाम है।
मैं ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि आज़ादी के समय से लेकर अब तक भारत में नगरों की कुल जनसंख्या लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है तथा प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होती जा रही है। जहां सन 1950 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केवल 6 नगर थे, वहीं 2011 की जनगणना के समय 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 46 थी। स्वतंत्रता के समय 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय जनसंख्या का 47% भाग निवास करता था, जो अब 28% से भी कम रह गया है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर होने वाले प्रवसन में तेजी से वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि होती जा रही है, समाज में नगरीय जीवन शैली की विशेषताएं बढ़ने लगी हैं। इन विशेषताओं में सांस्कृतिक मिश्रण, संबंधों में औपचारिकता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा तथा नए जीवन मूल्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव ऐसी प्रमुख दशाएं हैं जो कि नगरीकरण में वृद्धि कर रही हैं। ये स्थिति जनसंख्या आत्मक परिवर्तन के साथ ही सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन पैदा कर रही है। सामाजिक परिवर्तन। रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर ने लिखा है कि नगरीय प्रवसन का एक मुख्य प्रभाव सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे नगरीय प्रवसन में वृद्धि होती है, लोगों के पारस्परिक संबंध अवैयक्तिक, औपचारिक, अस्थायी तथा समझौते पर आधारित होने लगते हैं। प्रवसन में वृद्धि के फलस्वरूप ही व्यवहार के परंपरागत नियमों और सामाजिक नियंत्रण के साधनों में भी परिवर्तन होता है। नगरीय प्रवसन से केवल नगर की सामाजिक संरचना ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि ग्रामीण सामाजिक संरचना का परंपरागत रूप भी बदलने लगता है। नगरों में गांव की ओर से आने वाले लोग जब कभी भी गांव में आते हैं तो वे अपने साथ वे गांव में से कुछ विशेषताएं जो गांव नगर से लाए हैं उन्हें छोड़ जाते हैं, और ये विशेषताएं धीरे धीरे ग्रामीण जीवन विधि को प्रभावित करने लगती हैं। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। भारत की परंपरागत सामाजिक संस्थाओं को बदलने में नगरीय प्रवसन की प्रभावशाली भूमिका रही है। कपाड़िया, गोरे तथा A.R. देसाई ने नगरों में केंद्रक तथा मूल परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि को नगरीय प्रवसन का परिणाम माना है। इनके अनुसार नगरों में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा साथ साथ काम करने तथा प्रत्येक व्यवसाय में सभी जातियों का योगदान होने के कारण यहाँ जाति के सभी परंपरागत नियम लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसी संदर्भ में मैं M.N. श्रीनिवास का अध्ययन भी आपको बताना चाहूँगी। उनके अनुसार जिन नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन अधिक हुआ है उनमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। प्रवसन के फलस्वरूप व्यक्ति उन धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों के प्रति उदासीन हो जाता है जिन्हें जन्म स्थान के परिवार में पूरा करना आवश्यक समझा जाता है। नगरों की संस्कृति तर्क प्रधान होने के कारण भी व्यक्ति के जीवन पर धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। महिला स्वतंत्रता को अधिक महत्व मिलता है। अनेक विद्वान नगरीय प्रवसन तथा नगरीकरण का ये परिणाम मानते हैं। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति द्वारा अपने जन्म स्थान को
छोड़ने के साथ ही उस पर सामाजिक संस्थाओं के परंपरागत प्रतिमानों का प्रभाव कम होने लगता है। योगेंद्र सिंह अपनी पुस्तक भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण में लिखते हैं कि नगरों में व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली अनेक भूमिकाओं के कारण परंपरागत संस्थाओं और आधुनिक व्यवहारों के बीच मिश्रण होने लगता है। ये एक ऐसा प्रभाव है जिससे भारतीय समाज की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं में और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अनेक विद्वान ये मानते हैं कि भारत में नगरीय प्रवसन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम नगरों में बढ़ती हुई विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे आवास की समस्या, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, गंदी बस्तियों का विस्तार, बढ़ता हुआ प्रदूषण, अपराध, बाल अपराध, मानसिक तनाव, बेरोजगारी और अलगाववाद आदि वे समस्याएं हैं जो नगरीकरण का परिणाम है। नगर प्रशासन की समस्या। नगरीय प्रवसन के फलस्वरूप लगभग सभी नगरों में नगर प्रशासन बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। नगर प्रशासन के सामने शांति और व्यवस्था से लेकर आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन को व्यवस्थित रखना कठिन होता जा रहा है। देश में सन 2015 से 100 नगरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लाया गया है और इस योजना का उद्देश्य प्रवसन के कारण महानगरों में बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान करना है और इन योजनाओं की सफलता पर ही भविष्य में नगरीय प्रवसन की प्रकृति तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान निर्भर होगा। प्रतिभा का पलायन। जो पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक प्रवसन के साथ साथ बाह्य प्रवसन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के फलस्वरूप भारत में एक नई समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका संबंध यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं का दूसरे देशों में जाकर बसना है। प्रविधिक ज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा प्रबंध के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिभा वाले युवा जो प्रशिक्षित होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा भाग विदेशों में अधिक वेतन मिलने के कारण प्रवसन करने लगा है और इसके फलस्वरूप हमारा देश उनके द्वारा किए जाने वाले आविष्कारों, खोजों और नवाचारों से वंचित रह जाता है। शुरू में ऐसा प्रवसन अस्थायी होता है, लेकिन इनमें से अधिकांश युवा विदेशों के स्थायी नागरिक बन जाते हैं। आर्थिक परिणाम। ये आपको मैं अंतिम परिणाम या प्रभाव नगरीकरण का, नगरीय प्रवसन का बताने जा रही हूँ। जिस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में प्रवसन होने से दोनों क्षेत्रों में श्रम शक्ति का संतुलन स्थापित होने लगता है। इससे दोनों क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कम विकसित प्रदेश के नगरों में विकसित प्रदेशों में लोगों द्वारा प्रवसन करने से आर्थिक असमानताओं में कमी होने लगती है। प्रवसन करने वाले लोग विकसित प्रदेशों से आय अर्जित करके कमाकर अपने क्षेत्र में भेजते हैं, जिससे वह क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभान्वित होने लगता है। ये बात नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर दोनों पर समान रूप से लागू होती है। जैसे इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ कि भारत से खाड़ी देशों में होने वाले प्रवसन के फलस्वरूप भारत की विदेशी मुद्रा से बहुत अधिक वृद्धि हुई है। केवल
केरल जैसे छोटे राज्य में ही देखें तो विदेशों में प्रवासन करने वाले लोग आज लगभग 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में भेजते हैं और इसका उपयोग भारत में व्यापार, उद्योग, कृषि, बच्चों की शिक्षा और देश के आर्थिक विकास में होता है और देश इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रवासन से जैसे जैसे नए उद्योगों में वृद्धि होती है उससे संबंधित टेक्नोलॉजी में विकास होने के साथ ही संगठित बाज़ारों का भी विस्तार होने लगता है। इस प्रकार नगरीय प्रवासन आर्थिक संरचना में एक नए परिवर्तन उत्पन्न करता है। अब मैं आपको नगरीय प्रवासन के महत्व के बारे में समझाऊंगी। परंपरागत समस्याओं के प्रभाव में कमी। नगरीय प्रवासन के द्वारा बहुत सी परंपरागत समस्याओं के प्रभाव में कमी आती है, वो शिथिल होने लगती हैं। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, जाति पंचायतों का प्रभाव एवं कर्म कांडों के पालन में कमी आना। दूसरा महत्व है साझा संस्कृति का विकास। नगरीय प्रवासन के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी संस्कृति का साझा संगम हो जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता भी है और हम इसे अनुभव भी करते हैं, क्योंकि शहरों में ग्रामीण परिवेश से लोगों का आवागमन हो रहा है, जिससे यहाँ पर साझी संस्कृति दिखाई पड़ती है। अंतर्जातीय संबंधों में वृद्धि। नगरीय परिवेश में जाति प्रथा का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि नगरीय प्रवासन के माध्यम से अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा है। नवीन व्यवसाय एवं प्रौद्योगिकी का विकास। नगरीय प्रवासन से नए नए व्यवसायों का विकास हुआ। शहरों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण नए नए व्यवसायों का विकास होता है तथा नई टेक्नोलॉजी विकसित होने से यहाँ के जनजीवन में सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। कमज़ोर वर्गों की स्थिति में सुधार। ग्रामीण प्रदेश में कमज़ोर वर्गों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन नगरीय प्रवासन के द्वारा कमज़ोर वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है। शहरों में रोज़गार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हुआ है। संचार एवं यातायात के साधनों का विकास। नगरों में जिस गति से विकास हो रहा है उसी गति से परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार के साधनों का भी विकास हुआ है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच की स्थानीय दूरी सामाजिक विकास की बाधा नहीं रही है तथा व्यक्तियों के संबंधों का विस्तार होने से एक साझा संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है। खुली सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन। नगरीय प्रवासन के माध्यम से खुली सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों ही खुले दिमाग से सोच विकसित हुई या सोच रहे हैं, सोचते हैं। यहाँ पर समाज के नाम पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है। सभी जातियाँ एवं धर्मों के लोग सर्व समाज के रूप में एक साथ निवास करते हैं। थैंक यू।